आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी आपकी मर्जी है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, इफेक्ट भी नहीं डालूंगा वीडियो में, जिससे क्या होता है वीडियो लॉन्ग होती है, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। मेरे को खाली आपको सिर्फ और सिर्फ समझाना है और फंडामेंटल के बारे में बताना है कि ऐसे होती है और प्लस इसके फंडामेंटल नंबर कैसे हैं। तो वीडियो को शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैंने फ़ोन में डाउनलोड कर ली है। तो मैं इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है खाली वही बताऊंगा। ओनली 5 मिनट के अंदर सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, फाइनेंशियली जो देखें इसकी स्ट्रेंथ वो मीडियम है, और वैल्यूएशन की बात करूँ तो वो भी मीडियम और टेक्निकली न्यूट्रल है। और अब बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स की। तो देखिए शेयर होल्डिंग्स जो है प्रमोटर्स के पास खाली 8.2% है, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। और एफ के पास 54.68% है और म्यूचुअल फंड्स के पास 21.43% है और पब्लिक के पास 8.27%। भले ही पब्लिक के प्रमोटर्स के पास 8.2% है, एफ और म्यूचुअल फंड्स के पास थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ा यहाँ पर रिस्क कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि एफ और म्यूचुअल फंड्स के पास थोड़ा ज़्यादा पहुँच गया, लेकिन प्रमोटर्स के पास थोड़ा बहुत कम है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कम है प्रमोटर्स के पास। अब खुल के तो बोल नहीं सकता मैं। आगे बात करूँगा मार्केट कैप के, मतलब मार्केट कैप की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है 3,21,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पीई रेशियो की बात करूँ तो 23 का है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। और रिटर्न ऑफ इक्विटी ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 8.33% बढ़ा है, जो कि अच्छा नहीं है। मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई इतना। छोड़ो यार, और क्या बोलूँ इसको। और बात करूँ फाइनेंशियल ईयर, सब कुछ अब फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो 3 साल के, पिछले 3 साल के जो रिकॉर्ड है उनकी एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि 5 साल ही करेंगे वीडियो लंबी होगी, आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो 3 साल की कर लेते हैं। FY21 में 224% बढ़ा है, FY22 में 71.9% बढ़ा है इसका ROE, FY23 में 30% घट गया है। अब ROA भी देखेंगे भाई, तो FY21 में जो इसका ROA है वो 273% बढ़ गया है और FY22 में 66% बढ़ा और FY23 में 32% घट गया है। लेकिन EPS देखें तो EPS को भी देख लेते हैं। EPS के जो नंबर हैं FY21 में 254% बढ़ा है, FY22 में 90% बढ़ा है और FY23 में 23% घट गया है। और VVPS देख लें तो VVPS में भी कुछ ऐसे नंबर हैं। FY21 में 10.5% बढ़ा है और FY22 में 10.5% बढ़ा है। दोनों साल एक सेम है। और FY23 की बात करूँ 9.5% FY23 में बढ़ा है। और आगे बात करेंगे ईबी टू सेल्स की, तो FY21 में जो इसकी ईबी टू सेल्स थी वो 22% बढ़ी थी, FY22 में 6.7%, FY23 में 8.4% घट गई। लेकिन NIM देखें तो FY21 में जो इसका NIM था 2.95 का था, FY22 में आपको 2.95 शायद समझ में ना आए तो मैं आपको परसेंटेज में बता दूं। जो FY21 में इसका जो NIM 6.5% बढ़ा था और FY22 में 3.7% घट गया और FY23 में 15.5% बढ़ गया। अब बात करेंगे कासा रेशियो तो आपको समझना पड़ेगा, इसको मैं परसेंटेज में बता भी दूं लेकिन आपको शायद रेशियो समझ में आएगा। अब कासा रेशियो की बात करूँ तो 44.84 का था FY21 में, और FY22 की बात करूँ 44.96 का, FY23 की बात करूँ 47.12 का। ओवरऑल जो कासा रेशियो है वो ठीक है। अब आगे बात करेंगे नेट इनकम की, तो FY21 में 288% बढ़ी है और FY22 में 96% बढ़ी है और FY23 में 23.2% घट गई है। तो भाई रेवेन्यू भी देख लेते हैं। अब तक तो नंबर अच्छे लगे, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं एक दो जो आपको भी पता होगा। आप कमेंट करके बताना आपको क्या नेगेटिव पॉइंट लगा, और एंड में मैं बता ही दूंगा। और रेवेन्यू की बात करूँ तो FY21 में इसका रेवेन्यू 1.5% बढ़ा, FY22 में 6.4%, FY23 में 27% बढ़ा। और आगे बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 38% बढ़ा, FY22 में 14% बढ़ा और FY23 में 68.9% घटा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। कंपनी अप एंड डाउन चलते रहते हैं और कुछ शिकायत भी नहीं करते हम तो भाई। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट भी चेक करें तो FY21 में इसके पास एसेट से 10,10,000 करोड़ के एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी 9,07,000 करोड़ की।
और FY22 की बात करूँ तो 11,96,000 करोड़ के एसेट्स थे और लायबिलिटीज़ थी 10,77,000 करोड़ की। और FY23 की बात करूँ 13,44,000 करोड़ के एसेट्स थे और लायबिलिटीज़ थी 12,15,000 करोड़ की। तो देखिए जितने ज़्यादा एसेट्स होंगे उतनी अच्छी बात, जितनी कम लायबिलिटीज़ होंगी उतनी अच्छी बात, यानी कि लायबिलिटीज़ कम होनी चाहिए और एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। और आगे बात करेंगे नेट कैश फ्लो की। अगर मैं आपको कैश फ्लो बताने बैठ जाऊँ तो वो वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट नेट कैश फ्लो बता देता हूँ। तो नेट कैश फ्लो इसका 3636 करोड़ का, यानी 3636 का आंकड़ा होता है ना, उस हिसाब से मान लीजिए 3636 करोड़ का इसका जो नेट कैश फ्लो है वो घटा है, यानी कि 3636 करोड़ का इसका नेट कैश फ्लो घट गया। अब और कुछ बताने के लिए है नहीं। अब इसकी आप पूछोगे कि सर आप इसको कितने नंबर, यानी कि कितना रेट करोगे। तो देखिए जिस तरीके से अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है वो 10 नंबर का होता है, 10 में से कुछ उस परफॉर्मेंस के हिसाब से जो नंबर दिए जाते हैं तो मैं वो दूंगा इसको 10 में से 6 नंबर। ओवरऑल कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं जिस वजह से मैं इसको 10 में से 6 पॉइंट दूंगा। क्योंकि नेट कैश फ्लो देख लो और प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स देख लो और पीई रेशियो, चलो पीई रेशियो छोड़ देते हैं एक तरफ के लिए, लेकिन रिटर्न ऑफ इक्विटी ईयर ऑन ईयर देख लो और कासा रेशियो भी ठीक है चलो। और को ध्यान हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। और हाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि मार्केट अपने पीक पर है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 20 100 बार सोचो यार, क्योंकि मार्केट में इलेक्शन भी आने वाले हैं, प्लस मार्केट अपने पीक पर भी है और आपको भी पता है अपनी कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नए थे सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।